ठीक है बच्चा पार्टी, आज क्लास शुरू करते हैं हम लोग, है ना। आगे की यहाँ पर भी लेंगे, चिंता मत करिए। रोटेशन के बाद फिर यहाँ पर प्लस की क्लास लेंगे, है ना। गुड इवनिंग बच्चों। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास का क्वेश्चन, ये वाला लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। अनअकैडमी प्लस पर, हाँ ऑनलाइन बैच एक है मेरा, लेकिन वो यहाँ का कॉन्कर 8 है जो एज इट इज़ लॉन्च हो जाता है प्लस पर, ठीक है ना। प्लस पर एज इट इज़ लॉन्च हो जाता है, मतलब उसके लिए अलग से कुछ नहीं बनाया है कोर्स। बच्चा पार्टी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बोथ प्लेट्स आर कट फ्रॉम द सेम शीट। सेम शीट का मतलब पता है क्या? सेम शीट का मतलब है, तो मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। मतलब मास डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी का मतलब, क्योंकि प्लेट एक ही है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं मास प्रोपोर्शनल टू एरिया। मास प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया डबल कर दो, एरिया डबल कर दो, मास डबल, ठीक है। दैट मीन्स अगर मास प्रोपोर्शनल टू एरिया है तो m1/a1 बराबर m2/a2 भी लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों सिग्मा मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना जरा। इससे हम क्या है ये कह सकते हैं कि मास का जो रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। अब लास्ट क्लास की बात देखिए, लास्ट क्लास में आपसे मैंने क्या कहा था? लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपसे ये कहा था कि टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी एज्यूम एट इट्स सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब अगर मैं डिस्क का मास m1 मान लेता हूं तो डिस्क का पूरा मास कंसंट्रेटेड कि मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये कैसे सोचेंगे मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया? देखो कैसे सोचे बेटा, अगर मान लो ये शीट है, ठीक, ये शीट है और ये थिकनेस t है और ये एरिया a है, ठीक, तो मैं क्या बोलूँगा? मास बराबर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। बोलो, ठीक है। और अगर थिकनेस एक ही प्लेट है तो हर जगह थिकनेस सेम, रो सेम, तो हम यहाँ से कह सकते हैं मास प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये वाले स्क्वायर को ऐसे तो 2a/2a की स्क्वायर शीट है, इसका पूरा मास मैंने m2 पर फोकस कर दिया, ये है m1, ठीक। ये डिस्टेंस a, ये डिस्टेंस a, ठीक। यहाँ पर m1, अब दो पार्टिकल हैं और ये बात मैं बता चुका हूँ बेटा। अभी मैं आपके कमेंट के आंसर नहीं दे पाऊंगा वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये बताना है। बीच की डिस्टेंस है 2a, तो क्या बताया था लास्ट क्लास में? मैंने m1 पे ही ओरिजिन ले लिया, तो मैं क्या लिखूंगा? m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस मान लेते हैं XCOM है, तो मैं लिखूंगा XCM इक्वल टू m1 इंटू 0, क्योंकि m1 पे ही खड़ा हूँ मैं, m2 इंटू 2a डिवाइडेड बाई बच्चों m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, अब XCM इक्वल्स टू m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 2a। जरा ध्यान से देखो, मास प्रोपोर्शनल टू एरिया बोला है, दैट मीन्स a2 अपॉन a1 प्लस a2 इंटू 2a लिख सकता हूं मैं, ठीक है। a2 बोले, इसका स्क्वायर ये वाले का एरिया मतलब 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 पाई a स्क्वायर प्लस a2 4a स्क्वायर इंटू 2a,
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है बच्चा पार्टी, ये आती है 8/4 + पाई इंटू ए, ये है सेंटर ऑफ मास। ठीक है भाई, ये है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, एक्सियम। तो चेक करिए भाई मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, एक बार देख लीजिए सभी लोग। ये चेक कर लीजिए इसका आंसर सही आया है कि नहीं। फिर से देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रीत बंसल उसको रिवाइज करना पड़ेगा, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आंसर है बच्चा। डिलीट नहीं हुआ है पीयूष गेमिंग, नहीं डिलीट हुआ है, कोई लेक्चर डिलीट नहीं हुआ है मेरे। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को बताने जा रहा हूँ, और इससे बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, ये भी जब आपको पता चलेगा तो मज़ा आ जाएगा आपको। मेरे वीडियो के नाम जो है वो 1D काइनेमैटिक्स के साथ मैंने मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ पढ़ाया है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स constituents particle, due to constituents particle of system। ठीक है बच्चों, तो जरा ये देखते हैं क्या बताना चाहता हूँ मैं इसमें, उस बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये कोई एक्सिस है और यहाँ पर मैंने रेफरेंस एक्सिस में एक ओरिजिन सेट कर दिया बच्चों, ये है ओरिजिन, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पर दो पार्टिकल का एक सिस्टम है, एक पार्टिकल 1 और दूसरा पार्टिकल 2, ठीक। अब इनका कुछ ना कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा, तो मान लेते हैं ये है पोजीशन वेक्टर R1 और 2 का पोजीशन वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, दैट इज़ R2, ठीक। और सिस्टम जो हमारा, जिसको मैं सिस्टम बोल रहा हूँ, इट कंटेन्स बोथ पार्टिकल्स 1 + 2। इसका मास m1 ले लीजिए और इसका मास m2 ले लीजिए, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए किसी कारण से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो दोनों लोग एक दूसरे से बात करते हुए डिस्प्लेस हो गए। ये भाई साहब डेल्टा R1 डिस्प्लेसमेंट हुआ इनका, और इन भाई साहब का डायरेक्शन किसी डायरेक्शन में डेल्टा R2 हुआ। इनके डिस्प्लेसमेंट के कारण मोहित सर IQ टेंडिंग टू लिमिट, पता नहीं क्या लिख रहा है बे, प्रिंस, हाँ पढ़ सकते हो बेटा। चलो, मैं बार बार, आप लोग ना मैसेज से मुझे डिस्टर्ब कर देते हो, पढ़ा नहीं पाऊंगा बे, पढ़ लो पहले, फिर मैसेज देख के खेलेंगे अपन लोग, मैसेज। तो m1 + m2 सिस्टम है, 1 + 2 सिस्टम है, 1 पार्टिकल डेल्टा R1 डिस्प्लेस हुआ है, 2 पार्टिकल डेल्टा R2 डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इस घटना से सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का, किस सिस्टम का, 1 + 2 का, कितना डिस्प्लेस होगा। गुरुजी बिल्कुल बताते हैं कि कैसे, कि देखो जी, पहले इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, RCM इनिशियल, वो क्या होगा भाई कि m1 R1 + m2 R2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है। फिर RCM फाइनल हम कैसे देखेंगे भाई, हम कहेंगे m1 R1 + डेल्टा R1 प्लस m2 R2 + डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, ये हो गया, ठीक। जरा अब सेंटर ऑफ मास में चेंज देखिए, डेल्टा RCM की वैल्यू देखिए, इसको डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा, m1 डेल्टा R1 प्लस m2 डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई m1 + m2, ये लीजिए भाई साहब डेल्टा RCM आ गया। कमाल की बात देखिए, सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट की रिलेशनशिप एग्जैक्टली वैसी होती है जैसी कि पोजीशन की रिलेशनशिप हुआ करती थी। मतलब अगर पार्टिकल का पोजीशन है R1
ठीक है, और मास है m1 तो हम लिखते थे m1r1, पोजीशन है r2, मास है m2 तो हम लिखते थे m2r2, फिर डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते थे m1 प्लस m2, हम कहते थे rc। अब मैं कहता हूँ सेम रिलेशनशिप डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इनटू m1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल इनटू m2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो किसका पोजीशन नहीं आएगी, आपने यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिया है ना, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ये है याद करने का तरीका। ठीक बच्चों, तो अगर मैं जनरल तरीके की बात करूँ तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा आर सी एम इक्वस टू सिग्मा एम आई डेल्टा आर आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई। ये है जनरल मेथड। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन करके थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक 4 पार्टिकल हैं जो कि स्क्वायर पर रखे हुए हैं ए ऐसे। ठीक है, एक का मास जो है वो m m m m, चारों का मास m है, या और थोड़ा सा ले सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल मैं m ले रहा हूँ। ठीक, a बाई a का स्क्वायर है। ये जो पार्टिकल है ना, ये वाला चौथे नंबर का भी बोल सकते हो, इसका मूड खराब हो जाता है, बाकी तो फिक्स रहते हैं, ये इनसे नाराज हो जाता है भाई चौथा वाला, और नाराज होके कहता है हम आपसे दूरी बना रहे हैं, ए डिस्टेंस हम आगे जाएंगे, आप हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो लोगों ने पूछा इसके डिस्प्लेसमेंट से, इस चौथे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा। इस चौथे पार्टिकल के ए डिस्प्लेसमेंट से ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो जाएगा, हमने कहा डेल्टा आरसीएम बराबर इनका डिस्प्लेसमेंट 0, इनका डिस्प्लेसमेंट 0, इनका डिस्प्लेसमेंट 0, केवल एक का डिस्प्लेसमेंट है और वो है ए, लेकिन जब मास लिखेंगे तो सबका लिखेंगे तो 4 है, a बाई 4। खत्म हो गया क्वेश्चन। यानी कि a बाई 4 सेंटर ऑफ मास, फोर्थ पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव किया है उस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भी मूव कर जाएगा। क्लियर है। अभी देखना, अब मजा आने वाला है। ऐसे कोई मतलब इस चीज का एक्चुअल में तो ये बस समझाने के लिए था, लेकिन अभी देखना हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें लोग बड़ी बड़ी चीजें लगा देते हैं और लगाना बिल्कुल सिंपल सा होता है। ध्यान देना जरा। हमसे कहा गया बच्चों कि ये एक डिस्क थी, ये एक डिस्क थी। ठीक, इस डिस्क की रेडियस थी r, इस डिस्क की रेडियस थी r। ठीक, अच्छा, इस डिस्क से एक पोर्शन कट करके निकाल दिया, एक पोर्शन कट करके निकाल दिया, फेंक दिया। ठीक है, जिसकी रेडियस है r/2। ठीक, अच्छा ध्यान देना भाई, है ना। और फेंका नहीं, सॉरी फेंकेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल इसको निकाला। ठीक, और इसको यहां रख दिया, जो निकाला ना उसको यहां रख दिया, उठा करके उसको वहां से उठाया और यहां साइड में रख दिया। ठीक, पूछा गया है अब जो स्ट्रक्चर बना, जो नया स्ट्रक्चर बना कि कितना, कि ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर बना इसका सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ कितनी होगी, ये बताना है। चलिए शुरू हो जाइए, देखते हैं फटाफट। पहले आप ट्राई करिए फिर मैं बताता हूं। हाँ, ये सेम प्लेट थी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही मानना बेटा। और वैसे भी आगे भी जेई में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही मानना अगर कुछ नहीं दिया गया है तो। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर भी वही वाली बात आ जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले बताई है। मान लेते हैं बच्चों इसका मास है m1, इसका मास है m2। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि हमें नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। एक बात तो तय है, जब ये डिस्क इसके अंदर होगी, जब ये डिस्क इसके अंदर होगी तो सेंटर यहाँ पर होगा, इसकी गारंटी है। मतलब जब ये कंप्लीट डिस्क बनेगी, यूनिफॉर्म कंप्लीट डिस्क बनेगी, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा कि नहीं होगा जब मैं इसको अंदर डाल दूंगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से नया सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका ये है कि इसके यहाँ से यहाँ पर रखने से, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने से
सेंटर ऑफ मास जितना शिफ्ट हुआ होगा उतना ही तो ओ के पीछे होगा, वही तो ओ से डिस्टेंस होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज तो आंसर है, सीधा सीधा है कि नहीं है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना, डेल्टा आर सी एम बराबर बच्चा पार्टी m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, लिख सकता हूं भाई। ठीक है, अच्छा जब ये लिख लिया, मास मूवमेंट वाली डेफिनेशन बताओ तो सही है कि नहीं, नहीं है सही। मास मूवमेंट, थप्पड़ खाओगे, मास मूवमेंट, मास मूवमेंट, फर्जी किताबें, फर्जी फीलिंग। डेल्टा आर सी एम इक्वल्स टू m1 कितना डिस्प्लेस किया, गुरुजी कैसे निकाले m1 कितना डिस्प्लेस किया, अरे यार m1 के किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, यहाँ का निकाल लो कि ये कितना आगे गया, निकाल लें। चलो देखो, ये लेंथ है r, ठीक है, अच्छा ये तो ये भी r और ये तो इसकी रेडियस है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँचा तो कितना शिफ्ट हुआ कि 2r शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो m1 इंटू 2r प्लस m2 इंटू, क्या इधर m2, ये वाला m2 है बच्चा, क्या इसको शिफ्ट किया क्या हमने, नहीं शिफ्ट किया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 बराबर 2r m1 अपॉन m1 प्लस m2। अब वाला गेम खेलिए, एरिया वाला जो थोड़ी देर पहले बताया था बच्चा पार्टी, m1 का मास बताइए, पाई r बाई 2 का होल स्क्वायर, और m1 प्लस m2 क्या हो गया, पूरी डिस्क बन गई यार, पूरी डिस्क बन गई तो पाई आर स्क्वायर हो गया ना भाई। तो डेल्टा आर सी एम ही तो आंसर है। डेल्टा आर सी एम की वैल्यू बोलिए क्या आ गई, ये आ गई 2r इंटू 1/4 दैट इज r/2, ये है डेल्टा आर सी एम। इसका मतलब इस कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ से पीछे r/2 डिस्टेंस पर होगा। कई लोगों ने सही आंसर दिया था, बिल्कुल सही। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर दीजिएगा जरा, या आप क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए हैं बच्चों। अब मैं आपको ना डेंसिटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये डेंसिटी इस चैप्टर में बहुत मायने रखती हैं और बच्चे बहुत सारे यहाँ से लेके वेरिएबल मास सिस्टम तक फंस जाते हैं। मैं वेरिएबल मास सिस्टम भी आपको पढ़ाऊँगा और उम्मीद करता हूँ वो भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें डेंसिटीज को समझना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहली डेंसिटी, मास डेंसिटीज की बात करने जा रहे हैं हम लोग। मास डेंसिटीज कौन कितने तरीके की होती हैं, सबसे पहली होती है लीनियर मास डेंसिटी। क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, लीनियर मास डेंसिटी किसके लिए यूज की जाती है, इट इज यूज्ड फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट। लीनियर ऑब्जेक्ट का गुरुजी क्या मतलब होता है, अरे भैया ऑब्जेक्ट मेड बाय वायर, थ्रेड, स्ट्रिंग, रॉड एटसेट्रा। केवल एक रॉड है तो रॉड की थिकनेस हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रिंग है, एक रिंग है जो धागे से बना दी या वायर से बना दी, ठीक है, यहाँ पर यूज़ किया जाएगा लीनियर मास डेंसिटी। क्या होती है गुरुजी लीनियर मास डेंसिटी, देखिए जरा। dx एलिमेंट, किसका, dx एलिमेंट का मास अगर dm है तो मास पर यूनिट लेंथ dm/dx से इस तरीके के ऑब्जेक्ट में काम बन जाता है, क्योंकि इनकी थिकनेस हमारे लिए मायने नहीं रखती। इसको मैं लैम्डा से डिनोट करता हूं, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, बोला जाता है डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब बच्चों पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है लैम्डा जो dm/dx किसी पॉइंट पर डिफाइन की गई है, ये प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सर फिजिक्स गैलेक्सी में था, सर आप लिखो ना, मैं इसीलिए नाम नहीं ले लेता यार किसी किताब का। लैम्डा इज dm/dx, ठीक, dm/dx बराबर m/l, वेयर l इज टोटल लेंथ। अगर यूनिफॉर्म है, किसी ने कहा यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो हम कहेंगे dm/dx m/l के बराबर है, ठीक। ये यूनिफॉर्म का मतलब होता है बच्चों। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, ठीक। अगली बात समझिएगा जरा। अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं सरफेस मास डेंसिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सरफेस मास
डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी मतलब सिग्मा, इसको सिग्मा से कई बार डिनोट कर देते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट मेड बाय सरफेसेस। मतलब सरफेसेस क्या मतलब, अरे भैया जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूं, नाराज मत होइए, एक प्लेट, अच्छा और क्या हुआ, रिंग भी इसी में शामिल होगा कि होगा, लेकिन रिंग तो पूरा फैला थोड़ी ना, प्लेट होगा, डिस्क हो जाएगा इसमें शामिल, थिन स्फेरिकल शेल भी शामिल हो जाएगा, थिन शेल। मतलब बाई सरफेस का मतलब होता है शीट, एक शीट से पेपर टाइप की चीज से बनाया गया हो, ठीक है ना, उसको समझने के लिए आप यूं समझ सकते हैं। यहां पर क्या मायने रखेगा, यहां पर थिकनेस नहीं होगी, मतलब ये पेपर है ना, हम इसकी थिकनेस जो है ना वो एज्यूम ही नहीं करते, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, या ये कहिए या यूं कहे कि थिकनेस हर जगह सेम मानते हैं और थिकनेस हमारे लिए मायने नहीं रखती, मतलब इस पेपर को फाड़ेंगे तो थिकनेस दोनों हिस्सों की सेम रहेगी, कोई पेपर को ऐसे फाड़ नहीं सकता, ये मानना है अपन को, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एरिया ले लेते हैं भाई साहब, किसी पॉइंट पर किसी ने कहा डेंसिटी बताइए, तो उस पॉइंट पर मास लेते हैं डीएम और इसका एरिया मान लीजिए है डीए, तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू डीएम बाई डीए। ये तो हो गई एक बात, और फिर उससे दूसरी बात वही वाली, क्या, इफ प्लेट इज यूनिफॉर्म, प्लेट इज यूनिफॉर्म, बोला गया सरफेस यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सिग्मा इज यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब बताइए क्या बच्चों, क्या है, डीएम बाई डीए बराबर होगा टोटल मास अपॉन टोटल एरिया के, जान लीजिए ये बात, ठीक, ये भी खत्म हो गई बात भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी ये है कि वो डेंसिटी जो आप आज तक देखते आए हैं उसे बोलते हैं बच्चों वॉल्यूम डेंसिटी। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी, रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एंड इट इज यूज्ड फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट, इट इज यूज्ड फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट, कैसे, सॉलिड, ठीक, सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब मास जो है वो 3D हो, 3D डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। इसमें क्या किया, किसी पॉइंट पर गए, डीवी वॉल्यूम लिया उस पॉइंट पर, ध्यान दो डीवी बहुत छोटा होता है, इस पॉइंट की प्रॉपर्टी लगभग पॉइंट के पास ही होता है ये, और इसका मास आया डीएम, तो रो मत यार, डीएम बाई डीवी ये होती है डेंसिटी, जिसको आप लोगों ने बचपन में डी भी पढ़ा है, कई बार डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और किसी ने कहा ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म या ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म मटेरियल, तो इसका मतलब पता है क्या होता है बच्चा, डीएम बाई डीवी बराबर टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। जय हिंद, खत्म। हाँ भाई, ठीक है, देख लीजिए भाई, कोनो डाउट आउट हो तो पूछिए। इतना समझ में आ गया, तो ये 3 डेंसिटी है बच्चों, इन तीनों डेंसिटी का हम यूज करेंगे। सर अब ये आती है बात कि हम क्यों यूज करें, गुरुजी हम क्यों यूज करें, हमें नहीं यूज करना, या यूं कहें कि हम क्या, आप मतलब क्या बताना चाहते हैं, व्हाट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यूनिफॉर्म, यही अंडरस्टैंड करिए यूनिफॉर्म से बेटा, कि हर पॉइंट पर रो सेम होगा, मतलब यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर स्पेस के हर पॉइंट पर जो हमें ऑब्जेक्ट दिया है उसके हर पॉइंट पर डेंसिटी सेम होगी, यूनिफॉर्म का ये मतलब है। रोनित समझ में आया बेटा, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ, आखिर इसका यूज क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका रीजन बताते हैं आपको, ठीक है। तो सेंटर, उसके लिए पहले लिख लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज, इसको सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अगर जनरल बात करें बच्चों, जनरल बात तो ये करेंगे ना भाई, पूरा पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, तो ये होगा एक्स डी एम डिवाइडेड बाई एम, फिर आएगा वाई सी एम दैट इज वाई डी एम डिवाइडेड बाई एम, फिर आएगा जेड सी एम जेड डी एम डिवाइडेड बाई एम, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। ये कैसे आया,
ठीक है, देखो कैसे आया। इंटीग्रेशन का मतलब मैंने समझाया था आप लोगों को, अगर आपको याद हो। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है 3D, ठीक, ये एक्सेस है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको इस बॉडी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेंगे। ये एक पार्टिकल लिया जिसका एक्स वाई जेड ये उसके कोऑर्डिनेट है और इसका मास है dm। तो हम क्या लिखते थे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, हम कहते थे सिग्मा एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई लिखते थे। लेकिन अब ये कॉन्टिन्यूस पार्टिकल है, एम आई बहुत छोटा है। याद है भाई, सिग्मा का नोटेशन एस की जगह एस आ जाता था, जो मैंने बताया था आप लोग को। मास की जगह डीएम आ गया और ये सिग्मा एम आई डीएम में कन्वर्ट हो गया, इसलिए ऐसा हम करते हैं बच्चों। क्लियर? अब जरा ध्यान से सुनना। ऐसा करने के बाद ये बताओ, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है बच्चा? ये वाला इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे? एक्स डी एम, वाई डी एम, जेड डी एम, क्या हम ये इंटीग्रेशन कर पाएंगे? ये सोचिए, ये पॉसिबल है ये इंटीग्रेशन? देखो जरा भाई, हम इंटीग्रेशन तब कर पाते हैं बच्चा जब एक्स डी एम में जो उसका एलिमेंट हो वही वेरिएबल हो। मतलब यहाँ एक्स का फंक्शन हो, यहाँ डी एक्स हो, या फिर m का फंक्शन हो यहाँ dm हो, तो कर पाएंगे, है ना? ध्यान से सुनना, लिखा है x और यहाँ लिखा है dm, यानी कि x को किसके फंक्शन में बदलना है? मास के फंक्शन में। और ये कौन करेगा? ये हम बदलेंगे विद द हेल्प ऑफ डेंसिटीज। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन पोजीशन। तो इसको मास में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? मास डेंसिटीज करेंगी। तो ये मोटा मोटा यूज है बच्चों मास डेंसिटी का, ठीक है। अब मैं आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन करके दिखाने जा रहा हूं। सबसे टफ क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास का जो होता है वो मैं सॉल्व करूंगा और आपको बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दूंगा। तो सबसे टफ क्वेश्चन है, उसको हेडिंग डाल लेते हैं, आजकल ये हेडिंग के फॉर्म में चलता है। सेंटर ऑफ मास of uniform straight rod। इसका मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सबसे टफ वाला चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूंगा। आप तो बिल्कुल आसान आसान आपको दूंगा, ठीक है। देखा, सबसे टफ मैं लेता हूं हमेशा। तो ये है रॉड, ध्यान दीजिए। मैंने कहा मैं इस एंड से बताना चाहता हूँ, मास है m, लेंथ है l और यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्यों? इसका मतलब सिग्मा क्या होगा? यूनिफॉर्म। सिग्मा क्या होगा? यूनिफॉर्म। मास क्या है? m, लेंथ क्या है? l, ठीक है। और पूछा है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो मैंने कहा अरे भैया इस डायरेक्शन को मान लेते हैं x। ln क्यों छोड़ा? क्यों भैया? हम क्या किसी की जागीर हैं जो हम छोड़ नहीं सकते? आपके घर में कोई नौकरी चेंज नहीं करता? किसी के घर में कोई नौकरी नहीं चेंज करता क्या? तो बस वो जैसे लोग चेंज करते हैं वैसे हमने जॉब चेंज करी। यूनिफॉर्म है, सीओएम मेडिकल सेंटर पर आएगा। आर्यन राज, आदित्य वर्मा प्लीज रिप्लाई। आदित्य वर्मा पूछना क्या चाहते हो बे? पता नहीं क्या पूछना चाहता है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहां से x डिस्टेंस पर यहां से x डिस्टेंस पर आदित्य वर्मा ने, अच्छा ये पूछा है। अरे अच्छे टीचर है यार, टीचर सारे अच्छे होते हैं बे, ये कोई पूछने की बात है? ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस से dx लेंथ का एलिमेंट लिया जिसका मास dm है, ठीक। इसके लिए मैं लिखूंगा जैसे अपन कहते थे सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई कहते थे, तो वैसे यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो, इंटीग्रल एक्स डी एम डिवाइडेड बाई टोटल मास। अब डीएम को गुरुजी डीएक्स में लाओ या एक्स को एम के टर्म में लाओ। हमने कहा डीएम बाई, गुरुजी ने पढ़ाया है हमारे, डीएम बाई डीएक्स लैम्डा के बराबर होता है, जो कि एम बाई एल के बराबर होगा। मैं कहा हाँ यार ये तो चकदी फट्टे हो गया। तो फिर कि एक्स सी एम की वैल्यू बोलो, कि अभी बता देते हैं। एक्स डी एम की वैल्यू बोलो बच्चों, लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई मास। सही है क्या? ये आ गया लैम्डा एक्स डी एक्स। ओ भाई अब तो इंटीग्रेट हो सकता है 0 से L,
और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, मास बाई एल, एम बाई एल, एम से एम कैंसिल, इसका इंटीग्रेशन आ गया कि कितना आ गया, एक्स सी एम की वैल्यू बोलिए, ये आती है 1/L, एल स्क्वायर बाई 2, हा क्या बात है, L/2। नहीं, एल एन में एचओडी कभी कोई नहीं बनाया गया, फंक्शनल टीम के मेंबर होते थे, तो जैसे मतलब एक एचओडी नहीं होता था एल एन में कई एचओडी होते थे, उनके समय में टोटल फिजिक्स में 1 2 3 4 एचओडी थे। मैं, अनुराग मिश्रा सर, अमित गुप्ता सर, तीन ही थे, तीन थे। हाँ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। अब आते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे सर सिमेट्री से बता दें आंसर, बिल्कुल बता सकते हैं, जरा सिमेट्री से भी देख लेते हैं। तो मेथड 2 मैंने कहा था ना, सबसे टफ वाला मैं लूँगा, आसान वाला आपको दूंगा। देखिए दूसरे मेथड से, मेथड 2 है, मेथड 2 में मैं क्या बताऊंगा भैया, मैं एक्सेस ऐसी चूज़ करूंगा जिसके अबाउट सिमेट्री है। तो गुरुजी इससे क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ। सिमेट्री का फ़ायदा ये है कि प्लस एक्स पर अगर कोई मास मौजूद है m, तो गारंटी है माइनस एक्स पर भी मास मौजूद है m। तो जब हम लिखेंगे सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई, तो जितने पॉजिटिव आएंगे उतने ही नेगेटिव आएंगे, ऊपर वाला टर्म 0 आएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसी एक्सेस पर सेंटर ऑफ मास होगा, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन। तो जो इतनी मेहनत से किया था वो हम ऐसे कर पाएंगे। तीनों लेजेंड से मैं उड़ता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं एम सर का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ इन एलन भुवनेश्वर। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात भाई। ठीक, देखिए टफ वाला क्वेश्चन मैंने कर दिया ना, अब इजी वाला आपको देता हूँ। चलिए अगला है सेकंड पॉइंट, या सेकंड है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर क्यूलर वायर। ठीक, मतलब साहब, मतलब ये कि अगर मैं आपको, ये एक सर्कल है, वायर से बनाया है, ठीक है, और इसमें से मैं इतना आधा हिस्सा उड़ा दूं, ये उड़ा दिया भाई साहब, उड़ा दिया। अच्छा जी, और आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए इस बचे हुए पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, तो बताइए, शुरू हो जाइए। रेडियस ले लीजिए r, इसकी रेडियस है r। पहले आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। मैं एक नहीं, मैं कई मेथड से बताऊंगा। जिशान ने रट्टा मार रखा है 2r/पाई का। सर अनअकैडमी पे आपका बैच मिल नहीं रहा, सॉरी टू इंटरप्ट। सूर्या, मेरा बैच बेटा नॉर्मली नहीं मिल पाएगा, उसके लिए आपको एसआरजी में एंटर करना पड़ेगा। केवल एसआरजी वाले बच्चों को ही मेरा बैच का एक्सेस है, सारे बच्चों को मेरे बैच का एक्सेस नहीं है। जिशान रट्टा मत मार बे, सॉल्व कर। सूर्या कौन सी क्लास में तू? क्या बात है भाई, क्या बात है। देखते जाइए बच्चों, ये है वाई एक्सिस, तो ये है वाई एक्सिस। ठीक, इस फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चा पार्टी, ध्यान दीजिए भाई। एक बात तो तय है, पहली एक ऐसी एक्सेस चूज करिए जिसके अबाउट सिमेट्री हो, तो कम से कम ये कह सके कि उस एक्सेस पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। जैसे यहाँ पर y के अबाउट सिमेट्री है, तो गारंटी है कि सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा। ये और ये, अगर ये जितना पॉजिटिव ये उतना नेगेटिव। ठीक है, अरे किसी और के पास नंबर पड़ा हो तो डाल दे यार, ये लड़का परेशान कर रहा मेरे को, नालायक। कोई बात नहीं, बच्चे तो होते ही परेशान करने के लिए। तो ये है वाई एक्सिस,
इसके इस तरफ एक पार्टिकल है तो इसके अपोजिट भी एक पार्टिकल है, तो गारंटी है कि सेंटर ऑफ मास की इससे डिस्टेंस जीरो होगी, इसी एक्सेस पे लाई करेगा, क्योंकि एक जितना प्लस आएगा दूसरा उतना माइनस आएगा। ठीक, अब जरा ध्यान देना सभी लोग, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मेथड नंबर 1, यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट लिया, ये ले लिया। ठीक, मान लेते हैं ये लेंथ है dl, मान लेते हैं ये लेंथ है dl। अब ध्यान से सुनना, x कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, पहले ही पता चल गया, तो निकालना क्या है बच्चा पार्टी, YCM निकालना है ना। तो इसका y कोऑर्डिनेट देख लेते हैं बच्चों, कितना आएगा y कोऑर्डिनेट। अरे भैया ये डिस्टेंस r है, ठीक, और ये एंगल कितना है, थीटा है, तो ये डिस्टेंस इस ट्राइंगल में देखो कितनी हो जाएगी, r cos थीटा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बस खत्म हो गया। तो इंटीग्रल r cos थीटा इंटू dm डिवाइडेड बाई टोटल मास। इधर ध्यान दो बे, तुम लोग भटका देते हो, YCM की वैल्यू इंटीग्रल r cos थीटा dm अपॉन m। भैया ऐसा है कि ये cos थीटा dm इंटीग्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन की कंडीशन मैं बता चुका हूँ, जिसका एलिमेंट है उसी का फंक्शन होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज, ऑब्जेक्टिव है dm को d थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्टिव है dm को d थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना। ठीक साहब, तो करते हैं जरा, dm बाई dl, dm बाई dl, ये हो गया लैम्डा। ठीक, तो यहाँ पर रख दिया YCM। आर ऑनलाइन है SR जी, हाँ बिल्कुल है ऑनलाइन SR जी, क्यों नहीं है, लैम्डा dl डिवाइडेड बाई m। ठीक, अच्छा अब ये थीटा है, अगर किसी तरीके से dl को d थीटा में कन्वर्ट कर दें तो मज़ा आ जाएगा बच्चा, आ जाएगा ना। तो r बाई एम इंटू लैम्डा की वैल्यू m अपॉन पाई आर, इंटीग्रल कॉस थीटा कितना बचा, इसको dl को क्या लिख सकते हैं, r d थीटा, है ना, तो कॉस थीटा डी थीटा। अब जरा ध्यान से देखो बच्चा, जब एलिमेंट लेंगे तो कहाँ कहाँ लेंगे, ये 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 लेंगे, बहुत सारे एलिमेंट लेंगे, लेंगे ना बाबू। ठीक है, लेकिन अब मैं सबके एंगल निकालूं, ठीक है, सबके एंगल निकालते हैं। ये अगर मैं इधर लूँगा, अगर मैं इधर लूँगा तो ये एंगल कैसा है, अगर इसको पॉजिटिव बोलूँगा तो ये वाले कैसे हो जाएंगे बच्चों, निगेटिव। क्लियर है, तो बच्चा पार्टी क्या हुआ, एक साइड पॉजिटिव तो एक साइड नेगेटिव, पहले तो ये डिसाइड कर लो। ठीक है, अब ये सारे के सबके एंगल निकालो, टक 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 टक। ये वाला एंगल बोलिए, अगर मैं ये पाई बाई 2 बोलूँगा तो ये वाला माइनस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि मैं y से निकाल रहा हूँ, ये एलिमेंट का माइनस पाई बाई 2 होगा अगर ये एलिमेंट का प्लस पाई बाई 2 है, और अगर उसका प्लस पाई बाई 2 ले लोगे तो ये माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो लिमिटवा कहाँ से डालें भाई, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ से m और m कैंसिल, r से r कैंसिल, ये आ गया 1 बाई पाई। एक ठो r रह गया है r d थीटा वाला, तो वो r भी लिख देते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हमने सुना अपने जीवन में साइन थीटा होता है, आपने पता नहीं क्या सुना है, मुझे नहीं पता। ये वैल्यू डाल देते हैं तो ये वैल्यू 2 के बराबर आती है बच्चा पार्टी, तो 2r बाई पाई, YCM की डिस्टेंस आ गई, जो काफ़ी देर से लोग चिल्ला रहे थे 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, उनकी इच्छा हो गई है पूरी। अब आते हैं अगली कहानी पर कि इसका दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड मैं यहीं चेंज कर देता हूँ, इसी जगह पर, इस जगह पर चेंज कर देता हूँ दूसरा मेथड। ज़रा ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कि क्यों नहीं है, ये आया r बाई पाई, ये आया 1 बाई पाई, r बाई पाई नहीं 1 बाई पाई। ठीक है, कॉस थीटा dl, ये लिख दिया, यहाँ तक पहुँच गए, r d थीटा में मत लिखो। अब जरा ध्यान से सुनना, आंखें बड़ी बड़ी करके बे, ये देखो ये dl है, इससे परपेंडिकुलर यहाँ से क्या है, ये एंगल थीटा है। अच्छा जी, ध्यान रखना जरा, ये देखो ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हुआ कि नहीं हुआ भाई। तो ज़रा बता सकते हैं डीएल कॉस थीटा क्या होगा, इसका प्रोजेक्शनवा होगा डीएल का कि नहीं, इस डीएल का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डीएल कॉस थीटा नहीं होगा अगर ये थीटा एंगल है बे। और उसका इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इसके इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, इन सारे एलिमेंट का के प्रोजेक्शन का इंटीग्रेशन, डक 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 डक, सबका इंटीग्रेशन पूरा, कुछ 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 सबका इंटीग्रेशन लेना है।
अगर सबका लेना है तो वाई सी एम की वैल्यू क्या आएगी बच्चा पार्टी, ये आएगी 1/पाई और वो हो जाएगा 2r। तो ये आ गया 2r/पाई आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? तो वाई सेंटर ऑफ मास 2r/पाई, ये है मेथड नंबर 2। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब भाई लोग, समझ में आ गया? अच्छा, आप चूंकि 10th में है तो इसलिए आप लोगों के लिए बच्चों ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है समझ पाना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तीसरा है हेडिंग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट। ठीक है, तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट, और इसमें से हमने उड़ा दिया आधा हिस्सा। ये बची प्लेट, ये लीजिए साहब, आधा हिस्सा बचा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ये देखिए और ये बताइए। भाई बताइए।
बच्चों कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये होमवर्क आप करके लाइए और मैं चाहता हूँ कि ये होमवर्क आप करके लाएंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। होमवर्क है एक तो ये, और इसमें आप एससीवी की मदद ले सकते हैं। चौथा मैं लिखवा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ थिन, इनको याद करना है, आप करके लाएं चाहे ना लाएं, मुझे याद करके लाइए। थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, इसको ट्राई करके लाइए सभी लोग, ठीक है। पांचवा, सेंटर ऑफ मास, अच्छा एक काम करते हैं, इसी के बाद लिखना शुरू कर देते हैं। ऑफ अ थिन स्फेरिकल शेल, ये है पार्ट ए। फिर पार्ट बी, अ सॉलिड स्फेयर। पार्ट सी, a hollow cone। पार्ट डी, ऑफ सॉलिड कोन, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट क्लास में करके लाना है। आज मैं इतनी ही क्लास छोड़ के ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ऐसी चीज़ है जिसमें आपको समय देना चाहिए। मेरा ये मानना है, आपको, मुझे नहीं, आपको समय देना चाहिए, ठीक है।